डॉक्टर साहब इसे बचाइए डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचाइए डॉक्टर साहब। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कपिल, हम लोग यहाँ बैठे नहीं हैं। पिछले 5 दिनों से उन तीनों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग लगा ही नहीं। देखो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं वादा करता हूँ, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। पापा, पापा, डॉक्टर साहब जल्दी आइए, डॉक्टर साहब जल्दी आइए। पापा मुझे बचा लो। डॉक्टर साहब इसे बचाइए डॉक्टर साहब। अभिषेक साहब मेरी बेटी को बचाइए, चेक करो। मेरी बेटी को बचाइए डॉक्टर साहब। रायबरेली के सरकारी अस्पताल में एक 10 साल की मासूम बच्ची मौत से लड़ रही थी। उसके शरीर पर तकरीबन 15 से 20 छुरा घोंपने के घाव थे और उसका असहाय बाप अपनी बिन मां की बच्ची को जिंदगी और मौत के बीच झूलते देख रहा था। कौन थे ये लोग जिन्होंने एक 10 साल की बच्ची पर इतनी बेरहमी से हमला किया? यह जानने के लिए आपको ले चलते हैं आज से 3 साल पहले। पापा आ गए? बेटा, क्यों इतनी मेहनत कर रही है? मैं तुम्हारे लिए नई फ्रॉक लेके आऊंगा ना। क्यों पैसे बर्बाद करने हैं बाबा? देखो ना, ये ठीक हो ही गया। अगले साल नहीं ले लेंगे, इस साल ये चल जाएगा। मैं सबसे बुरा बाबा हूं ना, तुम्हारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख पाता हूं। लेकिन क्या करूं, तुम्हारे मां के अस्पताल के खर्च के लिए मुझे बहुत सारा पैसा उधार लेना पड़ा था। अब मैं कितनी भी टैक्सी चलाऊं, वो उधार चुकता हो ही नहीं पा रहा है। आप सबसे अच्छे बाबा हो। देखिए ना, ये फ्रॉक मैंने ठीक कर ली है। और पता है, मैं इतनी जल्दी बड़ी हो जा रही हूँ कि मैं जल्दी आर्मी में ऑफिसर बन जाऊंगी और ढेर सारे पैसे कमाऊंगी। आपको टैक्सी भी नहीं चलाना पड़ेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। बेटा, तू आर्मी में जाएगी ना, तो अपने बाबा से दूर रहना पड़ेगा। बाबा, आपसे दूर कैसे रहूंगी? आपके सिवाय तो मेरा कोई है ही नहीं। मैं जहां पर भी जाऊंगी ना, आपको साथ लेके जाऊंगी। लंच बॉक्स क्यों रखा? बाबा ने पैसे नहीं दिए? नहीं, मुझे वो स्कूल का खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं रोटी ले जा रही हूँ। लेकिन कल तो तू कह रही थी कि सुबह उठ के रोटी बनानी पड़ती है तेरे को। जल्दी चल, स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। इसी की बात कर रहा था मैं। इसकी? लेकिन भाई, ये तो बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। आपको लगता है कि हमें इसके ऊपर इतना भरोसा करना चाहिए? देख गुरु, जितना कहता हूँ उतना ही किया कर, और काम करने का तरीका तू मुझे मत समझा। पिछले 15 साल से ये आदमी मेरे लिए काम कर रहा है, वफादार है मेरा। इससे अच्छा आदमी मुझे आज तक नहीं मिला। अली भाई, जल्दी से आज के पैसे और ये चाबी। अच्छा, चलता हूँ मैं। अरे कपिल, जरा जल्दी में कह तू। जी नहीं तो। अरे यार, एक काम था मेरा तेरे से। मुक्ता। बाबा, ये क्या है? तू बता।
बाबा ये मेरे लिए? हाँ बेटा, तेरे लिए। और किसके लिए? तुझे पसंद आई? बाबा पसंद तो आई, लेकिन ये बहुत महंगी होगी। और आपको पैसे कहाँ से मिले? अरे मेरी दादी माँ, तू आम खा, गुठली क्यों गिनती है? मुझे एक पार्ट टाइम काम मिला है, अच्छे पैसे हैं, तो मैंने सोचा मैं अपनी प्यारी सी गुड़िया के लिए थोड़े से पैसे जमा करूं। अब तुझे कभी किसी चीज के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। सच्ची? हाँ बेटा। मैं चिट्टी को दिखा के आऊं? ठीक है बेटा। चिट्टी, 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 चिट्टी ये देख। क्या है? वाह, कितनी सुंदर फ्रॉक है और मैचिंग क्लिप्स भी है। ये तो 2 है ना, मुझे एक देगी प्लीज। मेरे पापा मेरे लिए लाए हैं, तू अपने पापा को बोल ना लाने के लिए। बाबा आप रोज लेट आने लगे। मुझे पता है आप दिन में भी खाना नहीं खाते होगे। आप मेरी बात भी सुनते हो क्या? मैंने आपको सुबह खा के जाने बोला था, आपने किया? तू मेरी बेटी है कि मेरी माँ है? हा? चल, मैंने दोपहर को नहीं खाया, तूने खाया? खुद तो समय पे खाती नहीं और मुझे डांटती रहती है। चल अब मेरी माँ मत बन, खाना खा। एक आम टैक्सी ड्राइवर जो मुश्किल से अपनी बेटी की स्कूल की फीस और महीने के राशन का इंतजाम कर रहा था, अचानक ही अपनी बेटी पर तोहफे न्यौछावर करने लगा। लेकिन एक पार्ट टाइम नौकरी मिलने से कैसे कपिल की पूरी जिंदगी बदल सकती थी, या कुछ ऐसा था जो कपिल छुपा रहा था? बाबा रुक 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 शाबाश, रुक 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 रुक। मैं अपनी गुड़िया को कुछ दिखाता हूँ। चलो 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 चलो, ये देखो। टीवी? ये किसका टीवी? तेरा है बेटा, और किसका? मेरा है? सच्ची? हाँ। थैंक यू बाबा, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हो। चिट्टी, चिट्टी को बताती हूँ। चिट्टी, चिट्टी। अब तुझे जल्दी नहीं जागना पड़ेगा। स्कूल में जो अच्छा लगे खा लेना। ये लो बेटा। थैंक यू बाबा। कपिल रायबरेली में टैक्सी चलाता था, अपनी बेटी पर जान छिड़कता था। पैसे की कमी हमेशा बनी रहती थी, लेकिन फिर भी वो दोनों अपने छोटे से घर में हंसी खुशी रहते थे। फिर एक दिन अचानक कपिल के पास इतना पैसा कहां से आ गया कि घर की काया ही पलट गई। कपिल अपनी 10 साल की बिन मां की बच्ची की आंखों में हमेशा चमक देखना चाहता था, लेकिन जब पैसा आया तो कपिल परेशान रहने लगा, हमेशा डरा हुआ, घबराया हुआ। लेकिन क्यों? कल की गोलाबारी में 5 लोगों की मौत हुई है। पन्ने वाले गली के मोहन चाचा और उनके बेटे को गोली लग गई। दोनों के दोनों खत्म हो गए। श्याम, तुम पुलिस वाले कुछ करते क्यों नहीं हो इन दहशतगर्दों के खिलाफ? बच्ची भी मारी गई। कपिल, कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं। क्या हुआ? तो दूध कल की गोलाबारी में 5 लोगों की मौत हुई है। पन्ने वाले गली के मोहन चाचा और उनके बेटे को गोली लग गई। दोनों के दोनों खत्म हो गए। पापा ये देखिए ना, कल पास के बस्ती में गोलियां चली थी और मोहन चाचा भी वहां पर थे। आप उनके घर जाके देखिए ना। बाबा दूध नहीं मिला? बाबा, बाबा क्या हुआ?
पता ही नहीं चल पा रहा है यार, ये किया किसने होगा। जिसने भी उन हत्यारों को वो बंदूकें दी है, भगवान करे वो भी कभी खुश ना रह पाए, उनके घर में कभी खुशियां ना आए। ये एक माँ की बद्दुआ है और एक विधवा की हाय लगेगी उनको, हाय लगेगी। कपिल, कपिल, क्या हुआ बाबा? आप इतने परेशान क्यों हो? काम में कोई दिक्कत है? मैं चाय बना दूं? नहीं बेटा। हेलो कपिल, आज तो आया नहीं, क्या हो गया? मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। क्या हुआ बाबा? आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? आप काम पे ही जाओगे? नहीं बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं डॉक्टर को बुला दूं? नहीं बेटा, स्कूल जाने में तुझे देर हो जाएगी। नहीं बाबा, मैं डॉक्टर लेकर आती हूँ ना। नहीं बेटा, तू जा, तू स्कूल जा, ये ले जा, लेकिन स्कूल से सीधे घर आ जाना, ठीक है? बाबा, यहाँ एक बहुत अजीब सा सवाल है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बाबा, अत्याचार सहने वाला उतना ही बड़ा अपराधी होता है जितना अत्याचार करने वाला। इसका क्या मतलब हुआ? रुक बेटा, मैं देखता हूँ। क्या बात है, तू आया क्यों नहीं? राजा, वो मेरी तबीयत। अली भाई ने बुलाए, चल। ठीक है। मुक्ता, तू खाना खा लेना, मैं आता हूँ। मुझे जाने दो अली भाई, इस काम के लिए आपको कोई भी मिल जाएगा, लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। मेरी बिन माँ की इकलौती बेटी है, उसका मेरे बगैर कोई नहीं है। मैं इतने साल से आपका वफादार हूँ, मैंने किसी भी शिकायत का आपको मौका नहीं दिया, लेकिन अब मैं ये गलत काम नहीं कर सकता हूँ अली भाई, मुझे माफ कर दो। ठीक है, जा, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, किसी के आगे मुंह नहीं खोलना। नहीं अली भाई, मैं कभी किसी के सामने मुंह नहीं खोलूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई। जा 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 जा, पलट के मत देख। ये क्या अली भाई, आपने इसे ऐसे जाने दिया? नमक हराम साला, मेरे पैसों पे अब तक तो उधारियां चुकता करता रहा, अब ईमान खरीदने जा रहा है। मेरा काम अब उसे बुरा लगने लगा है। ए राजा, तुझे पता है ना क्या करना है, तो आप चिंता मत करो, इसे तो मैं देख लेता हूँ। बाबा, आप घर पर ही है ना? कपिल, ये तेरी बिटिया है? क्या नाम है बिटिया तुम्हारा?
बेटे, अगर कोई बड़ा तुमसे अपना नाम पूछता है तो उसे नाम बताना चाहिए। मुक्ता। मुक्ता, कितनी फूल से नाजुक बेटी है तुम्हारी। क्या तू अपनी गलतियों से अपनी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है? देख राजा, मेरी बेटी को इसमें मत घसीट, समझे ना? एक तो मेरे ही घर में घुसकर हम लोगों को धमका रहा है, अच्छा नहीं होगा, बोले दे रहा हूं। क्या अच्छा नहीं होगा? बाबा! बोला रामजादे, अपनी जुबान बंद रखना। अगर तूने अपनी जुबान खोली तो याद रखना, हम तो तेरा घर जानते हैं लेकिन तू अपना घर भूल जाएगा, समझा? जुबान मत खोलना। पापा, कौन थे वो लोग? उन्होंने आपको क्यों मारा? अरे कोई नहीं, बस ऐसे ही। वो लोग फिर आएंगे? नहीं मेरे बेटा, वो मेरे दोस्त थे, बस ऐसे ही मुझ पे गुस्सा हो गए थे। वो अब कभी नहीं आएंगे। बड़े लोगों में कभी कभी ऐसा हो जाता है, तू चिंता मत कर। अरे अरे मुक्ता, अरे मुक्ता, अरे रुक तो। आइए ना श्याम चाचा, देखो ना बाबा को कितनी चोट लगी है। अरे श्याम, तू यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? और ये क्या हाल हो गया तेरा? चल फौरन हॉस्पिटल चल। अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे। कुछ नहीं हुआ है? वो तो शुक्र मना कि मुक्ता मुझे समय पहले आई, वरना तू तो मुझे कुछ बताने वाला नहीं। देख कपिल, कौन थे वो गुंडे? बल्कि तू एक काम कर, तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल, वहां पहले रिपोर्ट दर्ज करा दे, उसके बाद मैं तेरे को अस्पताल ले जाऊंगा। अरे तुम पुलिस वाले भी ना हर बात का बतंगड़ बना देते हो। अरे कुछ नहीं हुआ है, ये पगली डर गई और तुझे पकड़ के ले आई, जबकि बात कुछ भी नहीं है। वो तो बस ऐसे काम को लेके कुछ अनबन हुई थी, लेकिन मैं ठीक हूं, तू चिंता मत कर। देख, कौन थे वो लोग मुझे बता दे। अरे कोई नहीं थे, बस मुझे कुछ पैसे देने थे, मैं टाइम पर नहीं लौटा सका, लेकिन अब बात सुलझ गई है, तू चिंता मत कर। अभी तो मैं चलता हूँ, कल सुबह ड्यूटी जाने से पहले तेरे पास आऊंगा, लेकिन अभी भी सोच ले, अगर तू चाहेगा तो मैं उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर सकता हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, अपना ख्याल रखना बेटा, पापा का ख्याल रखना। आखिर गोलीबारी की खबर सुनकर कपिल इस कदर क्यों घबरा गया था कि वो अपनी बेटी से भी नजरें चुरा रहा था? क्या कपिल इस घटना के बारे में कुछ जानता था? वो आदमी जिसके लिए कपिल पिछले 15 सालों से गाड़ी चला रहा था, आज वही अली मोहम्मद उसे और उसके परिवार को मारपीट रहा था, धमका रहा था। लेकिन क्यों? कहीं ये सारी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई तो नहीं थी? चलो ये अच्छी बात है कि आज बिस्तर से उठ के चेयर पर तो बैठ गया। कोई अंदरूनी चोट तो नहीं है ना? अभी सब ठीक ठाक है ना? अरे नहीं यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज भी काम पे जाएगा? छुट्टी लेके आराम कर ले। मैंने वो नौकरी छोड़ दी है। कब? बस यार कुछ दिन पहले ही। क्यों? नौकरी क्यों छोड़ दी? असल में क्या है श्याम, मैं अपनी बेटी को समय दे ही नहीं पा रहा हूँ, और वो लोग बहुत सारा काम लेते हैं। पूरा पूरा दिन टैक्सी चला चला के थक गया था। और श्याम, मैं ये ड्राइवरी की नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, कोई और नौकरी ढूंढना चाहता हूँ। मिल जाएगी भाई। तेरी नौकरी से याद आया, मेरी भी ड्यूटी का वक्त हो गया, तो अपना ख्याल रखना, ठीक है? अरे बैठ जा भाई। अरे नहीं नहीं, चलता हूँ। चल। अच्छा चलता हूँ ना। श्याम। हाँ, क्या हुआ? मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे जरूर बता देना। पैसे कम भी है तो भी चलेगा। ठीक है, मैं बताता हूँ, और अपना ख्याल रखना। कहीं मुक्ता बिटिया को घर लेके आ, ठीक है? चलो। तो बेटा देख, मैं तेरे लिए गरम गरम जलेबी लाया हूँ, देख, आजा। राजा भैया, मेरी बेटी को जाने दो, हम तो आपकी हर बात मान रहे हैं। आपको मारना है तो मुझे मारो राजा भैया, लेकिन मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है राजा भैया।
तेरी बिटिया की ये गलती है कि वो एक नमक हराम की बेटी है, एक ऐसा नमक हराम जो अपने ही मालिक के खिलाफ बार बार पुलिस के कान भर रहा है। और कपिल, तू तो अच्छी तरह से जानता है कि बाप के बुरे कर्मों की सजा औलाद को ही भुगतनी पड़ती है। नहीं राजा भैया, हमने किसी को कुछ नहीं बोला राजा भैया, हमने किसी को कुछ नहीं बोला है। आपको जो भी ये बता रहा है वो हमारे खिलाफ आपके कान भर रहा है राजा भैया। मैं बेटी की कसम खाकर कहता हूँ, हमने किसी को कुछ नहीं बोला राजा भैया, हमने किसी को कुछ नहीं बोला। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई राजा भैया। गलतफहमी और मेरी? राजा भैया, तो पुलिस वाला यहाँ बार बार क्यों आ रहा है? नहीं राजा भैया, वो मेरा दोस्त है, मेरे पड़ोस में रहता है राजा भैया। या तो पुलिस वाला तेरा दोस्त और हम तेरे दुश्मन। रामसादे, तू हमसे गद्दारी कर रहा है, हमसे गद्दारी। साहब, मुझे अपनी परवाह नहीं है, लेकिन आज वो मेरी बेटी, मेरी इकलौती बेटी है साहब, इसके सिवा मेरा कोई नहीं। देखो कपिल, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जो साहब पूछ रहे हैं वो सब खुल के बताओ। डरो मत, कुछ नहीं होगा, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। मुझे शुरू से बताओ क्या हुआ, वो लोग कौन थे, तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? घबराने की कोई जरूरत नहीं। साहब, मैं कई सालों से अली मोहम्मद के यहाँ काम करता था। कुछ महीने पहले एक रात में अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद अली भाई के पास गया। अली भाई, ये लीजिए आज के पैसे और ये चाबी। अच्छा, चलता हूँ मैं। अरे कपिल, जरा जल्दी में क्या तू? जी नहीं तो। अरे यार, एक काम था मेरा तेरे से। जी अली भाई। सुन कपिल, मेरे बहुत सारे धंधे हैं और ये डिलीवरी का काम भी उसमें से एक है। इसके पहले ये काम करने के लिए एक लड़का था मेरे पास, लेकिन अब वो बाहर गांव गया हुआ है। उसकी माँ की तबीयत खराब है ना, और तुझे भी पैसों की जरूरत है। मुझे याद आया, तूने कहा था मुझे तुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं ये काम तुझे सौंप रहा हूँ। देख, चिंता की कोई बात नहीं है, तुझे करना कुछ नहीं है, सिर्फ गड्डी चलानी होगी। मेरे एक दो आदमी भी रहेंगे तेरे साथ, माल की डिलीवरी वही कर लेंगे। और चिंता की कोई बात नहीं है, चुपचाप अपना काम कर, पैसा बहुत है इसमें, समझा ना? चल लग जा काम से। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, मैं आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगा। कब से शुरू करना है अली भाई? बस अभी से, ले जा। 1 महीने तक सब ठीक ठाक चलता रहा। सामान लकड़ी के बॉक्सों में होता था। उनके लड़के जब डिलीवरी करते थे, मैं उनका खाना लेने जाया करता था। और फिर एक दिन ये लोग डिलीवरी करने के लिए रुके और मैं उनके लिए खाना लेने गया। उस दिन ढाबे पे ज्यादा भीड़ नहीं थी साहब, और जब मैं खाना लेके आ रहा था तो वो लोग गाड़ी से माल उतार रहे थे। और जब मैंने देखा वो लोग साहब, उस दिन मुझे पता चला कि ये लोग बंदूकें और हथियार सप्लाई करते हैं। साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर उसी रात में अली भाई के पास गया। देख, ज्यादा सोच मत, तुझे तो पहले से ही पता होगा ना कि हम लोग क्या काम करते हैं। नहीं भाई, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, तो तुझे कभी शक भी नहीं हुआ कि हम लोग माल की डिलीवरी रात को क्यों करते हैं? नहीं भाई, मुझे कोई शक नहीं हुआ। ठीक है, अब तू सोचना बंद कर दे। हाँ, तू मेरा सबसे प्यारा बंदा है। इस महीने से तेरी तनख्वाह दुगनी, समझा? तुझे पैसे की जरूरत है ना? मुझसे कभी भी आकर मांग लिया कर। अब तो खुश है ना? साहब, इतनी गरीबी और उधार के बाद मुझसे मना नहीं किया गया। मुझे लगा कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ कर पाऊंगा। मैं जानता था साहब कि यह काम गलत है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका साहब। और फिर एक दिन जब मेरे पड़ोस में ही कुछ लोग मारे गए तो मैं बहुत घबराया साहब। मुझे लगा मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, और मैं उनके पास चला गया। और मैंने जब काम करने से मना किया, बस तभी से वो लोग मेरे और मेरी बेटी के। तुम्हें पता है वो हथियार कहाँ रखते हैं? हाँ साहब। हमें वाले चलोगे? ठीक है साहब। एक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च के अनुसार विश्व भर में तकरीबन 7.5 करोड़ अवैध हथियार हैं, और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 4 करोड़ हमारे देश में है। हमारे यहां ऐसी कई गैर कानूनी फैक्ट्रियां हैं जहां देसी कट्टे और तमंचे बनाए जाते हैं, और इन्हें 2000 रुपए की मामूली कीमत पर कोई भी खरीद सकता है। कपिल पुलिस को अली के गोदाम पर ले गए, जहां राजा और उसके साथियों को गैर कानूनी हथियारों और असले के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया। कपिल की मदद से पुलिस ने इस केस को सुलझा लिया था। राजा, गुरु और मुन्ना को तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अली मोहम्मद किसी तरह मौका वारदात से भागने में कामयाब रहा।
अबे भाग लो, पुलिस 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 पुलिस। क्या नाम तेरा? क्या नाम है? क्या है सब? क्या हो रहा है सब? सर अली छत कूद के भाग गया। उसे हम ढूंढ लेंगे। इसे सामान अपने कब्जे में करो। ओके सर। चलो। बहुत दिनों से इन्हें ढूंढ रहे थे, आज तुम्हारी वजह से पकड़ पाए। तुमने बहुत ही बहादुरी काम किया है। तेरी बहादुरी तो मैं देख लूंगा। चल चल। अदालत ने तीनों अपराधियों को 10 साल के कड़े कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद कपिल और मुक्ता ने फिर से अपनी जिंदगी की शुरुआत की। देखते देखते 3 साल गुजर गए। कपिल को एक फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी मिल गई थी। तनख्वाह बहुत नहीं थी, लेकिन वो कुछ और छोटे मोटे काम करके पैसे कमा लेता और उसने अपना पूरा ध्यान मुक्ता की अच्छी पढ़ाई और परवरिश पर लगा दिया। जन्मदिन मुबारक हो मेरी गुड़िया। तेरी माँ जैसी अच्छी खीर तो नहीं बना सकता, वो होती तो आज तेरे जन्मदिन पर अच्छी सी खीर बना के खिलाती तुझे। पापा आप भी अच्छी खीर बनाते। बड़ी समझदार हो गई है तू। कितने की हो गई? 19 की ना? क्या पापा मजाक मत कीजिए, मैं सिर्फ 13 साल की हूँ। जल्दी से बड़ी हो जा और लंबी हो जा। मैं लंबी तो हो जाऊंगी, लेकिन मैं क्लास में जो फर्स्ट आई हूँ, आप उसके लिए क्या खिलाएंगे? तू जो बोल। स्कूल में सोच के बताती हूँ। वैसे बाबा मैंने भी सोच लिया है, मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी। अच्छा, अब फौज में नहीं जाएगी? नहीं, मैं डॉक्टर ही बनूंगी। बेटा तू जो चाहे बन, बस ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई कर। अब मैं चलती हूँ, लेकिन अब देखना मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी और सबको ठीक करूंगी। मैं जानता हूँ तू दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर बनेगी। टाटा। नो, तुम लोगों की जमानत हो गई है, तुम लोगों को रिहा किया जाता है। पिंजरा खुल गया राजा। देख, मुक्ति। मुक्ति नहीं, मुक्ता, कपिल की बेटी। हमारे कानून में एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत कोई सजा याफ्ता मुजरिम अदालत में अर्जी देकर कुछ समय के लिए जेल से बाहर आ सकता है। जहां एक तरफ ये एक मानवीय प्रावधान है, वहीं दूसरी तरफ राजा जैसे अपराधियों के लिए एक हथियार है। और इस बार राजा के निशाने पर था कपिल। मुझे पता है कि इस साल का पुरस्कार तो तुझे ही मिलेगा। वो सब छोड़ना, कल खो-खो का सिलेक्शन तो आएगी। हाँ, होमवर्क करना मत भूलना। अगर उसमें सिलेक्शन हो गया तो होमवर्क भूल जाएंगे। तू जानती है इन्हें? छोड़ो, छोड़ो चीटी, छोड़ो। चुप। बिटिया रानी, अपने बाप की गलतियों की सजा भुगतती जा। बच्चों को अंदर जाने दो। ये पुलिस केस है, आप तुरंत पहले पुलिस में रिपोर्ट करके आइए, तब हम देखते हैं। प्लीज। क्या हुआ था? साहब वो समय पे घर आती थी, लेकिन आज जब 2 घंटे तक वो नहीं आई, मैं बहुत परेशान हूं के साथ। मैं उसको स्कूल जाने ही वाला था कि वो ऐसी हालत में घर तक आ गई। किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की थी साहब। मैंने उससे पूछा कि ये सब कैसे हो गया,
तो उसके मुंह से एक ही बात निकली कि वो गुंडे, बस वो बेहोश हो गए साहब, और मैं फौरन उसे यहाँ लेके आया। बस इससे ज्यादा मुझे भी कुछ नहीं मालूम। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को हो जाए, वो ठीक है ना? देखिए, कई सारे घाव है, बड़ी बेरहमी से मारा है उसे, और खून भी बहुत बहा है। अभी तो वो होश में भी नहीं है, पर जब तक वो होश में नहीं आ जाती हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो प्लीज आप सब्र रखें। कपिल, मुक्ता 4 दिनों से बेहोश थी। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, और अब तो डॉक्टर्स की उम्मीद भी छूटने लगी थी। कपिल बेबस था। वो बेचारा तो यह भी नहीं जानता था कि मुक्ता पर हमला करने वाले कोई और नहीं, वही राजा और उसके गुंडे थे जिन्हें उसने जेल भिजवाया था। आखिरकार 4 दिनों बाद 24 अक्टूबर को मुक्ता कोमा से बाहर आई। बेटा तू डर मत, मैं आ गया हूं ना। ये इंस्पेक्टर साहब को बता दे कि वो कौन लोग थे। बेटा वो लोग कौन थे, बताओ हमें। बाबा, वो वही गुंडे थे जो हमारे घर आए थे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? वो सब तो जेल में चले गए थे। बेटा तुम्हें ठीक से याद है कि ये वही है? कपिल तुम अपनी बेटी के साथ रुको, मैं अपनी कार्रवाई शुरू करता हूँ। बाबा, स्कूल में बता देना कि मैं अस्पताल में हूँ, वरना टीचर मुझसे गुस्सा हो जाएगी। और उन्हें ये भी बता देना कि एक बार जब मैं ठीक हो गई ना, तो मैं अपना होमवर्क पूरा करके लाऊंगी। तू चिंता मत कर बेटा, बस तू आराम कर ले और सो जा। मैं जल्दी आर्मी में ऑफिसर बन जाऊंगी और ढेर सारे पैसे कमाऊंगी। आपको टैक्सी भी नहीं चलाना पड़ेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तू आर्मी में जाएगी ना, तो अपने बाबा से दूर रहना पड़ेगा। मैं जहां पर भी जाऊंगी ना, आपको साथ लेके जाऊंगी। वो वही गुंडे थे जो हमारे घर आए थे। ये सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से। तू बस जल्दी से ठीक हो जा। तू डॉक्टर बनेगी, मैं जानता हूं। तुझे जो बनना है तू बनना, बस जल्दी से ठीक हो जा। और तू चिंता मत करना बेटा, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। तू देखना, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। मैं वादा करता हूं, अब वो हमें कभी परेशान नहीं करेंगे। कपिल को जब यह पता चला कि राजा ने उससे बदला लेने के लिए उसकी बेटी पर हमला किया था, तो कपिल टूट गया। लेकिन अब वो जानता था कि सही रास्ता क्या है, और उसने तय कर लिया कि वो इस जुर्म के खिलाफ लड़ेगा। राजा और उसके गुंडों से डरकर चुप नहीं बैठेगा। सर, यही उनका आखिरी पता मिला। यहाँ तो कुछ भी नहीं, और मुझे नहीं लगता कि सालों से यहाँ कोई आया होगा। सर, ये शेड अली मोहम्मद के नाम पे, और हमारी जानकारी के अनुसार वो 2-3 साल पहले ये देश छोड़ के भाग चुका। तो ये तीनों अली के लिए काम करते थे। श्याम, इन्हें जल्द से जल्द पकड़ना होगा, नहीं तो अली की तरह अगर ये भी देश छोड़ के चले गए, इन्हें पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा। तुम एक काम करो, इनकी तस्वीरें बस और रेलवे स्टेशन पर जल्द से जल्द भिजवाओ। ओके सर। साहब, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कपिल, हम लोग यहाँ बैठे नहीं हैं। पिछले 5 दिनों से उन तीनों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ लगा ही नहीं। तो क्या वो तीनों बच जाएंगे? देखो, ये तो पता नहीं वो कहाँ है, कहाँ छिपे हैं। हो सकता है वो लोग दुबई जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता हर जगह पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। और तुम तो उन तीनों को अच्छी तरह से जानते हो कि आसपास के लोगों को भी पता करो कहीं कुछ सुराग मिले। अली भाई के साथ 3 लोग थे, राजा, गुरु और मुन्ना। तुमने कहीं देखा? नहीं देखा। अजीत भाई, आप कैसे हो? ठीक हो?
वो अली भाई के लड़कों को देखा क्या? भाई के लड़कों को मैंने नहीं देखा। मैं उधर की नौकरी कब का छोड़ चुका हूं भाई। शकील भाई, मैं आपके साथ कई सालों से गाड़ी चला रहा हूं। आप मेरी बेटी को जानते हो, वो अस्पताल में है, उसकी हालत बहुत खराब है। कुछ लोगों ने उसे छुरा मारा है। आप मेरी मदद करो। अगर आपको कुछ पता हो तो मुझे बता दो कि वो कहाँ मिलेंगे। मैं उन लोगों को सजा दिए बगैर नहीं रह सकता हूँ। देखो कपिल भाई, उन तीनों के जेल जाने के बाद से उनके ठिकानों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जेल जाने से पहले वो मांगीलाल के दारू के अड्डे पर दारू पीने जरूर जाते थे। हो सकता है वहीं कुछ पता चले। शुक्रिया शकील भाई। हाँ बोल, जल्दी बोल। वो राजा, गुरु और मुन्ना यहाँ आते थे ना? हाँ तो अभी भी आते हैं ना? हाँ तो मुझे उनका पता चाहिए। क्यों? पैसे लाए हो? पैसे? किस चीज के पैसे? जानकारी पूरी चाहिए। पैसे लाए नहीं? पैसे लाओगे तभी जानकारी मिलेगी। साहब, मैं पूरा साल आपके पास ओवर टाइम करूंगा। मुझे 10,000 रुपये दे दो। आपकी बहुत मेहरबानी होगी साहब। बहुत बहुत मेहरबानी। वो तीनों पहले यहाँ रोज आते थे, लेकिन जब से जेल से छूटे हैं तब से वो यहाँ नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन वो इसी शहर में कहीं छिपे हुए हैं, समझ रहे हैं? लेकिन हाँ, वो शहर के बाहर एक ढाबा है, वो जग्गी दा ढाबा। हाँ, जग्गी दा ढाबा। पुलिस उनके पीछे पड़ी है, लेकिन उनको पता नहीं वो तीनों खाना खाने वहीं आते थे। बस मुझे इतना ही पता है। साहब, खबर एकदम पक्की है। वो लोग रोज रात को जग्गी के ढाबे में खाना खाने आते हैं। श्याम, पूरी तैयारी से चलो। ओके सर। कालो चंकी बाजी, क्या हाल है चंगा? आज इतने सुस्त क्यों? अरे बहुत भूख लगी, जरा जल्दी लड़के को भेजना। आज तो पूरा मुर्गा खाऊंगा। मुर्गा तो हम खिलाएंगे हवालात में। चल, चल। तुम लोगों को तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। बेटा, वो तीनों गुंडे पकड़े गए हैं और इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे अब वो कभी जेल से वापस नहीं आएंगे। तू चिंता मत कर, तेरी स्कूल टीचर तुमसे बहुत खुश है। वो कल तुझसे मिलने भी आएगी, तू चिंता मत कर। दवाइयाँ लेकर आई। ठीक है सिस्टर, ठीक है बेटा, मैं आता हूँ। पापा, पापा, डॉक्टर साहब, जल्दी आइए। डॉक्टर साहब, जल्दी आइए। पापा मुझे बचा लो। डॉक्टर साहब, इसे बचाइए। डॉक्टर अभिषेक साहब, मेरी बेटी को बचाइए। करो, मेरी बेटी को बचाइए डॉक्टर साहब।
मुक्ता 1 महीने तक अस्पताल में मौत से लड़ती रही, आखिरकार जिंदगी हार गई। मुक्ता का डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह गया। आज कपिल कुमार अपनी बेटी की यादों के सहारे जिंदा है। इंस्पेक्टर वर्मा ने राजा और उसके साथियों से अली मोहम्मद का पता उगलवा ही लिया। अली मोहम्मद को दुबई से गिरफ्तार करके भारत वापस लाया गया। उस पर गैर कानूनी हथियारों की तस्करी का मुकदमा चला और 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। गलत काम का नतीजा गलत ही होता है और अपनी परेशानियों से जल्द निजात पाने के लिए उठाया गया एक गलत कदम कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होता है। इस बात को कपिल से बेहतर और कौन जानता होगा, लेकिन कपिल ने अपनी गलती को माना और उसी के हौसले की वजह से गैर कानूनी हथियारों की तस्करी करने वाला अली मोहम्मद आज जेल में है। सावधान इंडिया की टीम कपिल की बहादुरी को सलाम करती है। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी जुर्म और जीत की एक और सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान